मालिया किस्त नंबर 119। एडा डिम्पल मोनी मार्दीन के जाने के बाद अपनी जगह से उठी और उसने तहखाने का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और उसके बाद उसने वहां तेज़ रोशनी की और फिर तकरीबन 20 मिनट तक वो इन दीवारों का जायजा लेती रही जो तहखाने में मौजूद थी। एक एक इंच हिस्से को वो गहरी निगाह से देख रही थी और ये अंदाज़ा लगा रही थी कि यहाँ कोई ऐसी चीज तो पोशीदा नहीं जिससे मोनी मार्दीन को यहाँ होने वाली गुफ्तगू के बारे में पता चल जाए। इसकी तमाम तर तलाश का नतीजा कुछ ना निकला। उसके बाद उसे इस बात का भरोसा लेना पड़ा कि यहाँ की गुफ्तगू बाहर कहीं सुनने का कोई जरिया नहीं। चुनांचे उसने ट्रांसमीटर खोलकर Y3 डिपार्टमेंट से राब्ते की कोशिश शुरू कर दी। राब्ता कायम होने में ज़्यादा देर न लगी। सिर्फ चंद मिनट सर्फ हुए, दूसरी तरफ से राब्ता कायम हो गया। हेलो मोनी मार्दीन, क्या बात है? सर, मैं मोनी मार्दीन ही एडना डिम्पल हूँ। मैं Y38 से गुफ्तगू करना चाहती हूँ। मेरी ये गुफ्तगू बेहद अहम और ज़रूरी है, इसलिए अगर Y3 लाइन पर मौजूद ना हो तो बराह करम उनसे रब्ता कायम करके मुझे इतला दी जाए मैं लाइन पर मौजूद हूँ। तो फिर चंद लम्हात का इंतज़ार करो एडना, हम Y38 से रब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ से जवाब मिला। मैं इंतज़ार कर रही हूँ सर, एडना ने कहा और दूसरी तरफ से आवाज़ मुनक़ते हो गई। ट्रांसमीटर पर स्पार्क करता हुआ बल्ब बुझ गया था। एडना डिम्पल खामोशी से इंतज़ार करती रही। 4 मिनट गुजर गए। 5वें मिनट का पहला सेकंड शुरू हुआ ही था कि सब्ज बल्ब फिर से रोशन हो गया और दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो एडना डिम्पल। यस सर, एडना डिम्पल ऑन द लाइन। Y38 से गुफ्तगू करो, तुम्हारा उनसे रब्ता कायम कर दिया गया है। शुक्रिया जनाब। हेलो डिम्पल, कैसी हो? आपकी खादिम बिल्कुल ठीक है सर, मुझे कुछ ज़रूरी उमूर पर आपसे गुफ्तगू करना थी। हाँ कहो, वैसे तुम मोनी मार्दीन के पास हो ना? मुझे इस बारे में तफसीली रिपोर्ट मिल चुकी है। जी हाँ सर, मुझे एक अहम मिशन पर बार्थम के इलाके से भेजा गया था। यकीनन आपको इसका इल्म होगा। मैं आपसे ये सवाल करने की जरूरत नहीं कर सकती कि आप इस बारे में नहीं जानते। शीरान की बात कर रही हो ना? जी हाँ सर, तंजीम के लिए शख्स एक अहम हैसियत इख्तियार कर चुका है और मुझे हिदायत मिली थी कि उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए क्योंकि ये हमारी ग्रेट ऑपरेशन के लिए एक अहम मोहरा है। हाँ ठीक है, तमाम रिपोर्टें मेरे पास मौजूद हैं और इस वक्त भी तुम्हारा फाइल मेरे सामने है। जनाब अली, मैं बार्थम के इलाके से जो मालूमात करके वापस पहुंची थी इसकी रिपोर्ट मैंने दी। इसके बाद मुझे हुक्म मिला कि मैं शीरान की तलाश में यहाँ पहुँचूँ और यहाँ उस पर पूरी निगाह रखूँ। हाँ, तुम्हें अपने मिशन में किस हद तक कामयाबी हुई एडना डिम्पल? सर, मैं मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाती। आप जानते हैं कि एडना डिम्पल ने बहुत कम काम अधूरे छोड़े हैं, लेकिन अगर हमारे अपने ही साथी हमसे अदम ताउन का मुजाहरा करने लगे हैं तो आप बताइए हम इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं? मुराद, दूसरी तरफ से सर्द और खुश लहजे में पूछा गया। मोनी मार्दीन ने मुझसे ताउन नहीं किया। मैंने उससे मुलाकात की, शीरान के बारे में तफसील बताई और पूछा कि वो नौजवान जो विनोद नामी शख्स का पैगाम लेकर यहाँ पहुँचा था कहाँ गया। इसके जवाब में मोनी मार्दीन ने मुझे बताया कि चूंकि वो सिर्फ एक पैगाम्बर था इसलिए पैगाम वसूल करने के बाद उस पर निगाह नहीं रखी गई और ना ही इसमें कोई दिलचस्पी ली गई, वो चला गया। मैंने मोनी मार्दीन से दरख्वास्त की कि इसकी तलाश में मेरी मदद करे तो उसने वादा कर लिया, लेकिन जनाब यहाँ हमें इरावती पैलेस में रहकर हमारी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जिनसे मुझे पता चला कि शीरान के बारे में मुझे जो इत्तला दी गई वो गलत है। शीरान अभी चंद रोज़ पहले तक यहीं था और जब मैं यहाँ आई तो उसे हटा दिया गया। वजह? दूसरी तरफ से मुतज्जिबाना अंदाज में पूछा गया। वजह कुछ अजीब सी है सर। सुनाई गया कि मोनी मार्दीन शीरान से बहस औरत मुतासिर हो गई थी और नहीं चाहती थी कि शीरान किसी तरह भी मुश्किलात का शिकार हो। जिस शख्स ने मुझे ये इत्तला दी सर, उसे कत्ल कर दिया गया। उसके बाद मैंने शीरान के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल की और अपने तौर पर कार्रवाई की, जिसके नतीजे में जगह जगह मेरा रास्ता रोका गया और मुझे बारहा मौत की मुश्किलात से धकेल दिया गया। लेकिन मैं तमाम तर मुश्किलात पर काबू पाकर भी आखिर इरावती पैलेस पहुँच गई। यहाँ पहुँचकर सर मैंने आपसे गुफ्तगू करने का फ़ैसला किया। इस गुफ्तगू में चंद अहम बातें हैं जो मैं पहली बार आपके सामने ज़रूरतमंदी से काम लेकर गोशगुजार करना चाहती हूँ। कहो, बड़ा उलझा हुआ मामला पेश किया तुमने हमारे सामने एडना डिम्पल। जी हाँ सर, मामला वाकई उलझ गया है। सर मैं अर्ज़ करना चाहती हूँ ये कबायली नौजवान जो कुछ अर्सा पहले तंजीम की निगाह में कोई हैसियत नहीं रखता था और जिसके बारे में बाद में फैसला किया गया था कि उससे ग्रेट ऑपरेशन के रिजर्व रखा जाएगा, बहुत अनोखी शख्सियत का मालिक है। वैश्य दरिंदा सिर्फ इंसान है, इंसानियत की किसी अकदार से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन इसकी शख्सियत में एक ऐसी कशिश है सर के सिर्फ नामुखालिफ इसकी पागल हो सकती है। हमें जो तरबियत दी गई थी इसमें ख़ास तौर पर इस बात का ख्याल रखा गया था और हमें हिदायत की गई थी कि हम किसी आदमी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना है, वैसे तुरंत अपनी शख्सियत को ख़त्म कर देना है। सर मेरा रिकॉर्ड गवाह है कि मैंने तरबियत और हदायत के मुताबिक ऐसा ही किया और आज तक मेरी ज़ात से ऐसी कोई अहमकाना मिसाल वाबस्ता नहीं। लेकिन सर दिल की गहराइयाँ टटोलने से मुझे पता चला कि अभी मेरे अंदर औरतपन की कोई ना कोई रमक मौजूद है और इसका एहसास मुझे शीरान के कुर्ब से हुआ। बार्थम के इलाके में एक राइबा की हैसियत से मैं उससे मिली। सर मैं अपने दिल के तकाज़ों के बावजूद तंजीम के मकासद को हद्दनिगाह रखा और शीरान को खुद से इसी तरह रुजू रखा जिस तरह मुझे हिदायत की गई थी, यहाँ तक कि उसे किंग लुई के हवाले कर दिया गया और उसने किंग लुई को हलाक करके इस तरफ का रुख किया।
सर यह मोनी मार्दीन ने न जाने इस पर क्या जादू चलाया। मैं मोनी मार्दीन के बारे में कोई शिकायत अमेज़ अल्फाज नहीं कहना चाहती, लेकिन बहर तौर उसने तंजीम के अहकामात को रद्द कर दिया और मैं इस सिलसिले में एक बड़ा 1000 खतूत आपको पेश कर सकती हूँ। मोनी मार्दीन ने अच्छा नहीं किया, इस बात की उससे बाज़पुरस की जाएगी। सर बात बाज़पुरस के दूर से निकल गई है। मैं आपसे कहने में आर महसूस नहीं करती सर कि मैं खुद भी शिरान से इतनी मुतासिर हूँ कि इसके बगैर खुद को अधूरा समझती हूँ। क्या बकवास कर रही हो एडना डिम्पल? क्या तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि तंजीम के अहकामात से बगावत तुम्हारे लिए क्या हैसियत रखती है? हमारे असूलों में कोई तरमीम मुमकिन नहीं। एडना, तुम्हें हिदायत की जाती है कि अपने अहमकाना ख्यालात अपने जहन से निकाल दो। दूसरी तरफ से आवाज़ काफ़ी सख्त हो गई थी। एडना डिम्पल ने आंखें बंद कर लीं। वो अपने आसाब को पुरस्कून करने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने सर्द लहजे में कहा, मैं जानती हूँ सर कि मैं एक ऐसे जुर्म का इंतकाब कर रही हूँ जो नाकाबिले माफ़ी, लेकिन मैं बड़े खुलूस से अपनी वारदात का इजहार आपके सामने कर रही हूँ। जबकि मोनी मार्दीन ने मुनाफकत से काम लिया और शिरान को तंजीम के मकासद से हटा दिया। सर इस लिहाज से मेरा दर्जा इससे बेहतर है। और अब इन तमाम बातों के बाद मैं आपसे अर्ज़ करना चाहती हूँ कि शिरान मेरी ज़िंदगी की इतनी अहम ज़रूरत है जितनी मेरी ज़िंदगी के लिए हवा और पानी। अगर ये दोनों चीज़ें मुझसे छीन ली जाएँ तो मैं मर जाऊँगी सर। लेकिन मैं इस तीसरी चीज़ को भी इतनी अहमियत देती हूँ। मैं अपनी आज तक की खिदमात का जवाब देकर अपनी इस कमज़ोरी में आपकी मदद की ख्वाह हूँ। एडना चंद लम्हात के लिए खामोश हो गई। फिर Y38 की आवाज़ उभरी, मुझे बेहद हैरत है डिम्पल। हम लोग दौरान तबीयत जहाँ तुम लोगों को आम इंसानों से बुलंद करके नफसियाती कोशिश करते हैं, वहीं तुम लोगों के लिए ऐसे इंतजाम भी करते हैं कि तुम्हारे जहन से इस किस्म के अहमकाना ख्यालात हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और यकीनन एडना, तुम दोनों के लिए जो कुछ भी किया गया था, मुझे हैरत इस बात पर है कि ये जरासीम तुम्हारे अंदर कैसे पैदा हो गए। बेशक तुम तंजीम के लिए एक अहम हैसियत रखती हो और हमें तुम्हारी मुसलसल खिदमात की ज़रूरत है, लेकिन जो एहसास जो जज्बा तुम्हारे जहन में पैदा हो गया है वो कमज़ोरी की अलामत है। और अब ये चीज़ें ज़रूरी महसूस करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे मनसब से हटाकर वापस तजर्बा गाहों में पहुँचाया जाए और तुम्हारा जहनी तजिया किया जाए। एक बात अर्ज़ करूँ सर, इंसानी फितरत को अपना आप कितना ही तब्दील कर दे कभी न कभी उभर आती है। हम लोग रोबोट नहीं हैं। अगर हम मशीनी इंसान होते तो हमारे जहन से मोहब्बत का तस्वुर मिटा दिया जा सकता था, लेकिन गोश्त पोस्ट के इंसान होने की हैसियत से हम इस जज्बे से बहुत दूर नहीं जा सकते। सर आप यकीन कीजिए कि शिरान ने इस दौरान मुझ पर अरसा हयात तंग कर दिया था। वो मेरी ज़िंदगी का ख्वाहा था। एक एक लम्हे में उसने मुझे मौत से हमकनार करने की कार्रवाई की है। अगर तंजीम का मुफाद मेरी निगाह में ना होता तो सर मैं अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, अपने जज्बात की पामाली का इंतकाम लेने के लिए उसे कत्ल कर सकती थी। बारहा मेरे ज़हन में तस्वुर उभरा कि एक ऐसे शख्स को जो मेरा नहीं बन सकता क्यों ना कत्ल कर दूँ। वो इंतहाई बदतरीन अंदाज में मेरी मौत का ख्वाहा था सर। आप नहीं जानते कि मैंने किस तरह उसके हाथों से अपनी ज़िंदगी बचाई है, और अब वो मेरे लिए एक चैलेंज बन गया है। मैं उसे अपने सामने झुकाने की ख्वाहिशमंद हूँ। सर मैं आपकी इजाज़त चाहती हूँ कि मैं उसे हांगकांग ले जाऊँ। वहाँ पहुँचकर मैं उसका ब्रेन वॉश करूँ और उसे ग़ुलाम बनाकर अपने साथ रखूँ। हाँ सर आप यकीन कीजिए, मेरे ज़हन के गोशों में ये ख्वाहिश इतनी शिद्दत से जड़ पकड़ चुकी है कि मैं उसे दबा नहीं सकती। सर मैं तंजीम के लिए अपने जज्बात दबा दिया और अब भी मैंने यही किया है, लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हो गई है। सर मैं शिरान को वहाँ लाना चाहती हूँ। मुझे इसकी इजाज़त दी जाए। मैं इसको झुकाऊंगी वरना जान दे दूंगी। मुझे शिरान की शक्ल में एक गुलाम चाहिए, सिर्फ एक गुलाम मुझे दरकार है। अब मेरे जज्बे को ख्वाह कुछ भी समझ लें। एडना वो तंजीम के लिए बेहद अहम है। तुम अपनी ख्वाहिशात को तंजीम के मुफादात पर ज़्यादा अहमियत देती हो। बेशुमार अफराद ने हमारे लिए अपने ख़ानदानों को कत्ल कर दिया है, अपने वो मकासद तर्क कर दिए हैं जिनसे उनकी ज़िंदगी वाबस्ता थी। मेरी ख्वाहिश है एडना डिम्पल के तंजीम के एक वफादार रुकन की हैसियत से अपने इस जज्बे को सीने में दबा दो और वही कुछ करो जो तुमसे कहा जा रहा है। सर ये मुमकिन नहीं है। अब ये मुमकिन नहीं है। ये किसी तौर मुमकिन नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तब फिर तुम पागल हो गई हो। हाँ सर मैं पागल हो गई हूँ। मुझे एतराफ़ है कि मैं पागल हो गई हूँ। तुम्हारा इलाज बेहद ज़रूरी है एडना डिम्पल। ठीक है सर, अगर तंजीम मेरी छोटी सी ख्वाहिश का एहतराम नहीं कर सकती तो फिर उसे मेरा इलाज करना ही होगा। अगर यह होना है तो यही होगा। मैं खुद ही कुछ करूँगी। मैंने आपसे पुरखुलूस इमदाद चाही थी, लेकिन आपने मुझे मायूस कर दिया। और अब मैं तंजीम के मकासद की पाबंद नहीं रही। ये तंजीम जब मेरी ज़ात के लिए कुछ नहीं कर सकती तो फिर मैं इसके लिए अपनी ज़िंदगी दफन करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है ना डिम्पल, अगर तुम तंजीम से बगावत का ऐलान करती हो तो तुम्हारे एहसासात भी आला हुकाम तक पहुँचा दिए जाएंगे। वही तुम्हारे बारे में सही फैसला कर सकते हैं। अब मुझे किसी फैसले की परवाह नहीं है सर। मैंने अपने तौर पर आपसे मदद चाही थी, लेकिन ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझे। एडना डिम्पल ने ट्रांसमीटर बंद कर दिया। इसकी आंखों में आग रक्स कर रही थी। चेहरा लाल भभूका हो रहा था। इसके अंदाज से खतरनाक इरादे जाहिर होते थे। चंद लम्हात वो इसी तरह अंदाज में बैठी रही, फिर अपनी जगह से उठ गई। वो तहखाने के दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन किसी ख्याल के तहत एकदम रुकी
और इधर उधर देखने लगी। कोई ऐसी चीज़ उसे नज़र नहीं आई थी जिसे अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकती, लेकिन एक चीज़ ऐसी थी। ये एक पीतल का गुलदान था जो एक कार्नस पर सजा हुआ था। वो आगे बढ़ी और उसने कार्नस से गुलदान उतार लिया। इसके बाद वो ट्रांसमीटर मशीन की जानिब बढ़ गई और फिर उसने गुलदान दोनों हाथों से पकड़कर पूरी कुव्वत से मशीन पर दे मारा। वो वहशना अंदाज में मशीन पर मुसलसल वार कर रही थी और जरा सी देर में उसने मशीन तोड़ फोड़ कर फेंक दी। वो जानती थी कि मोनी मार्दिन यहाँ नहीं है। उसने सच्चाई के साथ उसे वाई3 डिपार्टमेंट से गुफ्तगू करने की इजाज़त दे दी है, लेकिन अब जब वो जहाँ जाएगी तो वाई3 डिपार्टमेंट की जानिब से उसे इशारा मसूल होगा और मुमकिन है इस मशीन के कुछ ज़ेर ज़मीन तार उसके ख्वाबगाह तक पहुँचे हुए हों और इसे यहाँ से मिलने वाला इशारा फराहम करते हों। ऐसा ही होगा, यकीनन ऐसा ही होगा। और जब वो इस तहखाने से निकल जाएगी तो मोनी मार्दिन को इशारा मौसूल होगा। मोनी मार्दिन यहाँ आएगी, उसे हुक्म दिया जाएगा कि एडना डिम्पल को गिरफ्तार कर लिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए। चुनांचे उसने ये मशीन ही ख़त्म कर दी थी ताकि मोनी मार्दिन को इस सिलसिले में कोई हदायत ही मौसूल ना हो। तहखाने से निकलते उसके ज़हन में बेशुमार ख़तरनाक मनसूबे पल रहे थे। तंजीम से बगावत कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन उसने बेपना सब्र किया था। तंजीम ने उसे एक फौलादी शख्सियत बख्शी थी और अब इस शख्सियत के बाद वो अपने आप को निचली सतह पर लाने के लिए तैयार ना थी। शीरान ने इसकी जो बेइज्जती और तौहीन की थी, इसके इंतकाम का सिर्फ एक ही तरीका था कि वो शीरान को गुलाम की तरह अपने कदमों पर झुका दे। अगर तंजीम की इमदाद उसे हासिल हो जाती तो वो यकीनन साइंसी ज़रिए से शीरान को ज़हनी तौर पर मफलूज कर देती और उसके बाद उसे अपने किसी खादिम की हैसियत से रखती। इस तरह इसके अना को तस्कीन मिल सकती थी, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई थी। शीरान के लिए उसने अपनी सारी ज़िंदगी, सारा माजी तर्क कर दिया था। उसे काबू में करना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत थी। वो इस मुश्किल काम का आगाज़ कर चुकी थी और उसके लिए इसकी ज़िंदगी को बाजी लगानी थी। तहखाने से निकलकर वो सीधी मोनी मार्दिन के पास नहीं पहुंची, बल्कि मोनी मार्दिन ने इसके लिए जिसके अमगा का बंदोबस्त किया था वो वहाँ आई। चंद लम्हात वहाँ उठकर बैठकर सोचती रही, फिर उठकर खड़ी हुई। मोनी मार्दिन को अब तंजीम की तरफ से इशारा तो मौसूल नहीं हो सकता था, लेकिन वो तहखाने में जा सकती है और जब वो तहखाने में टूटी हुई मशीन देखेगी तो मुमकिन है इस सूरत हाल का उसे कुछ अंदाज़ा हो जाए और इसके बाद वो कोई भी कदम उठा सकती है। लेकिन इसके कोई कदम उठाने से पहले बेहतर यह है कि मोनी मार्दिन को रास्ते से हटा दिया जाए ताकि तंजीम की तरफ से किसी और ज़रिए से मिले हुए पैगाम पर वो फौरी तौर पर एडना के ख़िलाफ़ कोई अमल न कर सके। किसी दूसरे नुमाइंदे या करिंदे की यहाँ वो हैसियत नहीं होगी कि तंजीम बराह रास्त उसे किसी तौर पर हदायत दे सके और इस दौरान एडना डिम्पल को यहाँ से निकल जाने का मौका मिल जाएगा। जहाँ तक बात रही शीरान की, तो अगर इन जंगलों से वो जिंदा बचकर वापस आ गया और मोनी मार्दिन तक पहुंचा तो यकीनन वो इसके बारे में मालूमात हासिल कर लेगी और फिर इन मालूमात की रोशनी में वो एडना डिम्पल के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इससे बेहतर तरीका ये है कि मोनी मार्दिन को कोई मौका ही ना दिया जाए। इसके जहन में ख़तरनाक मंसूबे बनते रहे और थोड़ी देर के बाद वो मोनी मार्दिन के सामने थी। मोनी मार्दिन उसे देखकर मुस्कुराई। हेलो डिम्पल, आओ बैठो, तुम्हारा काम हो गया? हाँ डियर, काम हो गया, लेकिन बस कुछ अजीब से हदायत हैं शीरान के बारे में। शायद तुम इस बात का इल्म ना हो कि तंजीम शीरान के लिए बहुत ही अहम इरादे रखती है। तंजीम के ख़ास इलाके में एक अहम खेल खेलने की ख्वाहिशमंद है, उसके लिए तवील तर मनसूबाबंदी की जा रही है। इस अहम खेल के मकासद बेहद वसी हैं और इनके लिए तवील अरसे से काम हो रहा है। शीरान को इस सिलसिले में एक अहम मोहरा बनाया गया है और इसके तहफ़्फ़ुज़ का मुनासिब बंदोबस्त करने के लिए मुझे मखसूस किया गया था, लेकिन अफसोस मैं शीरान के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रही। मुझे पता नहीं वो कहाँ है और क्या कर रहा है। हाँ एडना, वाकई शीरान के बारे में मुझे भी कुछ मालूम। वैसे अगर तुम कोशिश करो तो ये काम इतना मुश्किल भी नहीं होगा। मोनी डेयर, मुझे तुमसे शिकायत है, तुम मेरे साथ वो ताउन नहीं कर रही जो तुम्हें करना चाहिए। मुझे बहुत अफसोस है। मैंने तुमसे कौन सा ताउन नहीं किया और किसको इससे मना किया? डिम्पल, मैं तुमसे एक ख़ास काम लेना चाहती हूँ मोनी। अगर तुम इस सिलसिले में मेरी कुछ मदद कर सको तो मैं तुम्हारी बेहद शुक्रगुजार होंगी। कहो क्या ख़ास काम है? क्या तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दे सकती हो? क्यों नहीं, कहो। मैं तुम्हें एक बहुत ही अहम बात बताना चाहती हूँ, लेकिन मोनी तुम्हें मेरे साथ थोड़ी दूर तक चलना होगा। कोई हर्ज नहीं, मैं तैयार हूँ, मोनी मार्दिन ने खुलूस से कहा। तो आप फिर हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। शीरान के बारे में कोई फ़ैसला कर लेना ज़रूरी है ताकि हम किसी एक बात पर मुत्तफिक हो जाएं। मैं तैयार हूँ। चलो, कहाँ चलोगी तुम? बस यहाँ से किसी ऐसी सुनसान जगह जहाँ हमारे और तुम्हारे अलावा और कोई ना हो। चलो, मैं तैयार हूँ, मोनी मार्दिन ने कहा और थोड़ी देर के बाद वो इंतज़ाम करके एक जीप में बैठकर बाहर निकल आई। एडना डिम्पल चेहरे से उदास नजर आ रही थी। उसकी आंखों में उदासियों की झलकियाँ साफ देखी जा सकती थी। उधर हकीकत मोनी मार्दिन लाख चालाक होने के बावजूद इस वक्त इस पर किसी किस्म का शुबा नहीं कर पाई थी, बल्कि इसके ज़हन में तजस्सुस था कि आखिर एडना डिम्पल इससे क्या कहना चाहती है और वो किसी सुनसान इलाके का रुख किस लिए किया गया है। थोड़ी देर के बाद वो प्रोजेक्ट के बाएं समत एक पहाड़ी इलाके में पहुंच गई। यहाँ चारों तरफ खूबसूरत बागात फैले हुए थे। इन बागात में खुबानी और लीची के दरख्तों की बहुतात थी। कहीं कहीं नशेब नजर आ रहे थे। एक तरफ एक छोटा सा झरना बह रहा था। जगह बेहद हसीन थी। मोनी मार्दिन ने जीप वहाँ रोक दी। इस दौरान उसे ये अंदाजा नहीं हो सका था कि एडना डिम्पल के हाथ गैर महसूस अंदाज में कई बार उसके बदन से टकराए हैं। बज़ाहिर हाथों के से टकराने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन चालाक औरत इस तरह
मोनी मार्दिन के जिस्म का जायजा लेकर अंदाज़ा लगा चुकी थी कि इसके पास कोई हथियार वगैरह तो नहीं, और चूंकि मोनी मार्दिन बगैर किसी तरद्दुद के या ख़ास ख्याल के यहाँ आई थी, इसलिए वाकई उसने अपने साथ कोई हथियार नहीं लिया था और बिल्कुल निहत्ती थी। ये उसका इलाका था और इस इलाके के बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी कि एडा डिम्पल उसे कोई नुकसान पहुंचा सकती है। ना ही एडा डिम्पल के बारे में इसका यह तसव्वुर था कि वो तंजीम के अगराज़ व मकासद के खिलाफ इसके साथ कोई ऐसी कार्रवाई कर सकती है जो उसके लिए जानलेवा साबित हो। आओ, उसने जीप से उतरते हुए कहा, और मोनी मार्दिन जीप से नीचे उतरकर टहलने के अंदाज में उसके साथ चलने लगी। एडा डिम्पल की पुरस्कार खामोशी मोनी मार्दिन को खिल रही थी, ताहम वो इसके बोलने की मुंतजिर थी। काफ़ी खूबसूरत जगह है, डिम्पल ने कहा। हाँ, ये पूरा इलाका हसीन है। मेरे ख्याल में मोनी मार्दिन, तुम्हारे साथ तंजीम ने काफ़ी जानबदारी से काम लिया है। मैं नहीं समझी, तुम्हें इस इलाके में रानी की हैसियत दी गई है। हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारे पहले अल्फाज पर एतराज़ है। मसलन तंजीम कभी किसी के साथ जानबदारी नहीं बरतती। ये इलाका मुझे भी दिया जा सकता था। तुम अब भी इसके लिए दरख्वास्त कर सकती हो। तुम ये जगह छोड़ दोगी? क्यों नहीं, काम कहीं भी किया जा सकता है। मुश्किल होगा मोनी। ये तुम कह रही हो डिम्पल, अब मैं क्या सबूत पेश करूँ? वैसे मैं तुमसे एक सवाल करूँ? ज़रूर। तुम्हें अपनी मौजूदा पोजीशन पसंद नहीं? फार ईस्ट, डिम्पल ने गहरी सांस लेकर कहा। बुरी जगह नहीं, लेकिन ज़िंदगी के तय्युशात वहाँ नहीं। या फिर यूँ कहो कि इससे कबल मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। मेरी तरफ से पेशकश है कि अगर तंजीम तुम्हें यहाँ तैनात करना चाहे तो मैं खुशी से जगह छोड़ दूंगी। तुम तंजीम के दिल में बहुत खुलूस रखती हो। ये मेरी फितरत है नहीं बल्कि बनाई गई है। जो कुछ भी हो, अब ये फितरत बन चुकी है और मैं तंजीम के मफादात के अलावा और कुछ नहीं सोच सकती। खैर, ऐसी बात नहीं। डिम्पल हंसी। मैं नहीं समझी, मोनी मार्दिन ने किसी कदर नागवारी से कहा। बाज़ औक़ात इंसान अपनी ज़ात के लिए दुनिया की हर शय से बगावत कर डालता है। टहलते टहलते वो काफ़ी दूर निकल आई थी। मोनी मार्दिन रुक गई, फिर बोली, तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो डिम्पल? मैं? एडा डिम्पल गहरी सांस लेकर खामोश हो गई। मोनी मार्दिन सवालिया अंदाज से देख रही थी। फिर डिम्पल ने कहा, रुक क्यों गई, आगे बढ़ो। मेरे ख्याल में हम काफ़ी दूर निकल आए हैं। तुम्हें अगर कुछ कहना है तो कहो, या कोई चीज़ दिखाना चाहती हो। यहाँ तक आने का कोई ख़ास मकसद है या फिर यूं ही? मोनी, दफतन डिम्पल की सर्द आवाज़ उभरी। तुम सस्पेंस पैदा कर रही हो डिम्पल, कहो क्या बात है? तुमने मुझसे झूठ बोला था मोनी के तुम्हें शिरान के बारे में नहीं। बस यूँ समझ लो कि मैं मजबूर हूँ। ये मजबूरी जानने के तुमने मेरा कीमती वक्त ज़ाया किया है। मोनी मार्दिन ने तल्ख लहजे में कहा। हाँ, यही समझ लो। ये सवाल तुम मुझसे इरावती पैलेस में कर सकती थी। वो जगह इस सवाल के लिए मुनासिब नहीं थी मोनी डार्लिंग। डिम्पल के लहजे में कोई ऐसी बात थी कि मोनी चलते चलते रुक गई। उसने चुभती निगाहों से डिम्पल को देखा, फिर बोली, तुम जयसिंह से मुकम्मल मालूमात हासिल कर चुकी हो डिम्पल। उसके बाद उसे कत्ल भी कर चुकी हो। फिर तुमने तवील अरसे तक जंगलों की खाक भी छानी और शायद तुम शिरान से मुलाकात भी कर चुकी हो। ओह, तुम्हारी मालूमात काबिल कदर हैं। मैं तुमसे किसी भी तौर कम नहीं डिम्पल। तुम क्या समझती हो मुझे? मोनी मार्दिन ने कहा। इस बात पर पहले हम रश करते थे खुद पर, लेकिन ये कमबख्त शिरान हमारे दरमियान तनाज़ा बन गया है। अब क्या चाहती हो डिम्पल? तुम्हारी मौत। ओह, क्या ये इतनी आसान बात है डिम्पल? मेरे लिए ज़रूरी है। तुम भी भटक गई हो मोनी, और मैं भी भटक गई हूँ। फैसला ज़रूरी है। मैंने इसलिए तुम्हारे महल से इतनी दूर तुम्हें जहमत दी है। तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं डिम्पल। आओ वापस चलें। मैं तुम्हारी इस हिमाकत को चंद शराइत पर माफ़ भी कर सकती हूँ। गलत फहमी का शिकार हो मोनी। हमारे दरमियान दुनिया की किसी भी बात पर इख्तलाफ नहीं हो सकता, लेकिन ये बात हम दोनों जानती है कि हम एक ही शख्स से मुतासिर हैं, और इस बात पर कोई समझौता किसी शक्ल में नहीं हो सकता। मैं ये भी जानती हूँ कि मोनी के शिरान के सिलसिले में तुम्हारा पल्ला भारी है और तुमने किसी तरह उसे जाल में फांस लिया है। हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि उसने तुम्हें किस बुरी तरह धुतकार दिया था और फिर तुम जंगलों में इससे जान बचाती फिर रही थी। अगर तुम इतना भी ना जानती मोनी, तो तुम्हें इस तंजीम का कोई ओहदेदार होने का हक नहीं था। मैं अपने इस तौहीन का राजदार किसी को रहने ना दूंगी। इसलिए एडा डिम्पल ने फौरन एक छोटा सा पिस्तौल निकाले जिस पर साइलेंसर लगा हुआ था। तुम तैयारियों के साथ आई हो डिम्पल, लेकिन तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं बेवकूफ़ हूँ? क्या मतलब? डिम्पल पहली बार चौंकी। ये मेरी मुमलिकत है, यह का चप्पा चप्पा मेरे अहकामात पर अमल करता है। डिम्पल को हलाक कर दो। मुँह ने दोनों हाथ उठाकर किसी को मुखातिब किया और डिम्पल ने अपने अक़ब में एक आवाज़ सुनी, लेकिन यह भी हकीकत थी कि आवाज़ मोनी मार्दिन के हलक से निकली थी और यूँ महसूस होता था जैसे वो अक़ब से आई हो। एडना सांप की तरह पलटी और उसने एक फायर झोंक मारा, लेकिन वहाँ था कौन? अलबत्ता मोनी मार्दिन की लात इस जोर से इसकी कमर पर पड़ी कि वो उछलकर दूर जा गिरी। दूसरे लम्हे मोनी मार्दिन इसके सर पर थी, लेकिन एडा डिम्पल एक बार फिर संभली। उसने सीधे होते ही फायर झोंक मारा और गोली मोनी मार्दिन का एक कान उड़ाती हुई निकल गई। मोनी मार्दिन को बड़े जोर का चक्कर आया था। वो फुर्ती से डिम्पल पर गिर पड़ी। इस तरह वो दूसरी गोली से बच गई और अब उसने एडना का पिस्तौल वाला हाथ पकड़ लिया था। दोनों जोर आजमाई कर रही थी। एडना डिम्पल ने दूसरे हाथ से मोनी मार्दिन के बाल पकड़े, उसे झटके देने लगी। वो पिस्तौल वाला हाथ मोनी की गिरफ्त से आज़ाद कराना चाहती थी, लेकिन इस गिरफ्त में मोनी की जिंदगी छुपी हुई थी।
गोली ने उसका कान उड़ा दिया था और वो मोनी मार्दिन की कनपटी को छूती हुई गुजरी थी। इसलिए कान की शदीद तकलीफ के साथ इसका दिमाग भी चकरा रहा था और इस चकराते हुए दिमाग पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा था। इसके बावजूद वो एडना डिम्पल के लिए टेढ़ी खीर साबित हुई। उसने एडना डिम्पल को रगेद कर रख दिया। एडना को चंद लम्हात में एहसास हो गया कि जिस्मानी तौर पर मार्दिन उस पर भारी पड़ रही है। दोनों ही मार्शल आर्ट्स की तरबियत याफ्ता थी, इसलिए गुत्थम गुत्था होने के बावजूद दूसरे पर काबू नहीं पा सकी थी। फिर मोनी मार्दिन को एक मौका मिलकर उसने एडना डिम्पल का पिस्तौल वाला हाथ एक नुकीले पत्थर पर दे मारा और डिम्पल के हलक से एक कराह निकल गई। पिस्तौल उसके हाथ से निकल गया था, लेकिन उसे फुद्दे से पलटकर पिस्तौल पर पाँव मारा और वो दूर जा पड़ा। फिर उसने दोनों पाँव जोड़कर मोनी के पाँव पर मारे, लेकिन मोनी मार्दिन ने उसके बाल पकड़ लिए थे, जिसकी वजह से एडना डिम्पल का दाव खुद उसके लिए नुकसानदेह साबित हुआ। शदीद झटके से उसके बाल मोनी मार्दिन के हाथ में आ गए और डिम्पल खुद भी बुरी तरह औंधी गिरी, लेकिन वो मोनी मार्दिन के ऊपर गिरी थी। दफतन उसकी निगाह मोनी मार्दिन के खूनालू चेहरे पर पड़ी। बाईसमत का रुखसार खून में डूबा हुआ था और ये खून कान के जख्म से बह रहा था। एडना ने इस जख्म पर निगाह डाली तो इसने मोनी मार्दिन के कान ही गायब पाया और एडना डिम्पल को इससे बेहतर कोई तरकीब नजर न आई कि मोनी के इस जख्म से फायदा उठाए। मोनी मार्दिन पूरी कुव्वत सर्फ करके उसे पलटने की कोशिश कर रही थी कि दफतन एडना ने दाने हाथ की हथेली उसके कान के जख्म पर रख उसे जोर से रगड़ दिया। ये कारी वार था। जख्म बेहद नाजुक था। मोनी मार्दिन के हलक से एक दिलदोज कराह निकली। उसका बदन एकदम ढीला पड़ गया। दूसरे लम्हे एडना डिम्पल उसकी ग्रीप से निकल गई। इसके साथ ही उसने दूर पड़े पिस्तौल पर छलांग लगा दी। पिस्तौल उसके हाथों में आ गया था। इसके बाद उसने ताखीर न की। एक बाद दिगरे पिस्तौल से 2 गोलियां निकली और मोनी मार्दिन के सीने में पेवस्त हो गई। मोनी मार्दिन दोबारा आधे धड़ से उठी, लेकिन खड़ी ना हो सकी। अब वो दोनों हाथ जमीन पर टिकाए बंद होती आंखों को खोलने की कोशिश कर रही थी। दोनों गोलियां दिल के मकाम पर लगी थी। सॉरी मोनी, तुम्हारा खत्म होना जरूरी था। शिरान तुम्हारी मौत का बाइस है। कोई और इख्तलाफ मुझे इस हद तक नहीं ले जा सकता था। बाज़ औक़ात ऐसा होता कि कोई एक शख्स इंसान की पूरी जिंदगी को तहबाला कर देता है। अगर शिरान तुम्हारे तो मुल्तफित न होता तो तुम मेरे लिए बेहकीकत होती, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि तुम दोनों यकजा हो जाओ। हाँ मोनी, मैंने इसके लिए तंजीम से बगावत कर दी है और तुम्हारी मौत तंजीम से मेरी बगावत का पहला मार्का है। मैंने आज तक अपनी सलाहियतें तंजीम के लिए वक्फ कर रखी थी, लेकिन अब मैं उन्हें अपने लिए इस्तेमाल करूंगी। बहुत से मार्के होंगे तंजीम से, शिरान से, लेकिन ये सुन लो मोनी, मेरी गुलामी शिरान की तकदीर है, ये डिम्पल का अहद है। मोनी मार्दिन एक तो लुढ़क गई, इसकी आंखें खुली रह गई थीं, वो मर चुकी थी। एडना ने एक निगाह उस पर डाली, फिर वहाँ से आगे बढ़ गई। थोड़ी देर के बाद वो जीप के पास पहुंच गई। उसने जीप स्टार्ट की और वहाँ से चल पड़ी, लेकिन जाहिर है अब उसका रुख इरावती पैलेस की तरफ नहीं हो सकता था। प्रोजेक्ट की एक स्टाफ कार ने इधर से गुजरते हुए सबसे पहले इरावती की लाश देखी थी। 3 आदमी इस कार में सवार थे। नाकाबिले यकीन बात थी, उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि लाश मोनी मार्दिन की है, लेकिन आंखों को कैसे झुठला सकते थे। प्रोजेक्ट इंचार्ज मिस्टर फेंटक को इतला दी गई। उसके बाद तमाम मुतल्लिका लोग मोनी मार्दिन की लाश की गिर जमा हो गए। रानी इरावती की मौत कोई मामूली सानिया नहीं थी। हरनपुरा और इसके निवा का सारा इलाका उसकी मलकियत था और वहाँ उसकी हुकूमत चलती थी। इसके अलावा खुद हिंदुस्तान के आला हुक्काम की निगाहों में उसकी बड़ी वक़्त थी और एक मखसूस एटॉमिक प्रोजेक्ट की सरबराह होने की हैसियत से उसे सियासी हैसियत भी हासिल थी। चुनांचे दूर दूर तक इत्तला दी जाने लगी। इसके साथ ही फौरी तौर पर एक तहकीकाती कमीशन बैठ गया, जिसने अंदाज़ा लगाना था कि मोनी मार्दिन का कातिल कौन हो सकता है। हिंकस से ज़्यादा इस सिलसिले में मुआवन और कौन हो सकता था, और दर हकीकत हिंकस इस सिलसिले का सही राजदार था। चुनांचे मिस्टर फेंटक को हिंकस ने इन तन्हाई में बताया कि मोनी मार्दिन की मौत की जिम्मेदार 100% तंजीम की एक और अहम सरबराह है, जो बैंकॉक के निवा में तंजीम के मामला संभाले हुए है। एडना डिम्पल हो सकती है। एडना की तलाश के लिए चारों तरफ कोशिशें की जाने लगी। इरावती पैलेस में इसके बारे में मालूमात हासिल की गई तो आहिस्ता आहिस्ता मुलाजमीन और खादमाओं के जरिए जंजीर की कड़ियाँ बनती चली गई। हिंकस को एडना डिम्पल की आमद के बारे में मालूम था। इसके अलावा जो हालात हिंकस के इल्म में थे वो ऐसे नहीं थे कि एडना डिम्पल मोनी मार्दिन की मौत के शुबे से बच सके। चुनांचे हिंकस ने तमाम तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब करके फैसला किया कि वायथरी डिपार्टमेंट को इससे आगाह कर दिया जाए। आम हालात में वायथरी डिपार्टमेंट से रब्ता सिर्फ मोनी मार्दिन ही कर सकती थी, लेकिन मजबूरी थी कि हिंकस खुद इस सिलसिले में कोशिश करे और वायथरी डिपार्टमेंट को इस बारे में तफसीलात बताए। वो उस तहखाने में पहुंचा जहाँ ट्रांसमिशन मशीन मौजूद थी, लेकिन वहाँ की हालत देख कर उसकी आंखें हैरत से फैल गई। मशीन टूटी फूटी पड़ी हुई थी। इसका मतलब था कि एडना डिम्पल ने पहले ही इंतजाम कर लिए थे, लेकिन ये तो तंजीम के खिलाफ ज़रबेकारी थी। एडना डिम्पल ने ना सिर्फ मोनी मार्दिन को हलाक किया था, बल्कि उसने ये कदम तंजीम के खिलाफ उठाया था। हिंकस ने बाहर निकलकर एक बार फिर मिस्टर फेंटिक को सूरत हाल से आगाह किया। तमाम तफसीलात तो वो उन्हें नहीं बता सकता था, लेकिन बहर तो उसने पूरे वसूख से बात कह दी कि मोनी मार्दिन की कातिल एडना डिम्पल के अलावा और कोई नहीं हो सकती। हालात ने तस्दीक भी कर दी थी कि एडना डिम्पल और मोनी मार्दिन थोड़ी देर पहले इरावती पैलेस से निकलकर एक जीप में आई थी। जीप का वहाँ पता नहीं था। हिंकस ने फौरी इकदाम के तहत डिम्पल की तलाश के लिए चंद अफराद रवाना किए और उन्हें हदायत दी कि एडना डिम्पल जहाँ भी मिले उसे हर कीमत पर गिरफ्तार कर लिया जाए।
अगर वो बेगुनाह निकली तो उसे मुआवजत कर ली जाएगी, क्योंकि जो कुछ कहा जा रहा है तंजीम के मुफाद में किया जा रहा है। सारी हंगामी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई थी। वाहिद डिपार्टमेंट को यहाँ से बराह रास्त इत्तला नहीं दी जा सकी, लेकिन हुकूमत के ताउन से इत्तला मुतल्लिका अफराद तक पहुँचा दी गई कि एडा डिम्पल ने मोनी मार्दीन को कत्ल कर दिया है और ख़ुद यहाँ से फरार हो गई है। वाई3 डिपार्टमेंट के सरबरा Y38 ने फौरी तौर पर राब्ता कायम किया और हुक्म दिया कि एडा डिम्पल को फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाए।